सब बच्चों को मेरा गुड आफ्टरनून। सब बढ़िया। चलो जी, तो आज हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो यूनिट नंबर 8 का ही है। अगला टॉपिक क्या है? प्लेज। हम ये प्लेज लेते हैं, इसको 1.5 क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है भाई, कोशिश करते हैं इसको जल्दी खत्म करने की। तो आ जाओ जी, प्लेज से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेज का मतलब क्या होता है, हेडिंग बना लो बस तुम। यूनिट 8 पार्ट 2। यूनिट 8 पार्ट 2 प्लेज। पहले एक काम करेंगे, पहले ना आप लोग समझ लो वर्बली, जैसे हम लोग नॉर्मल क्लास में समझते हैं। देन वी विल जो है लिखेंगे इसको, नोट्स को। सबसे पहला प्लेज का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा आप में से? सर, प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। अगर मैं आज अगर आज मैं किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहा हूं, मान लो कि कोई एक पर्सन है मिस्टर ए नाम का, ठीक है। ए ने बी को क्या करा, अपना लैपटॉप दिया। ए ने बी को दिया लैपटॉप, और बदले में बी ने ए को क्या दिया? कुछ तो दिया होगा, पैसे दिए। ₹20,000। मतलब कि ए ने यहां पर बी को जो लैपटॉप दिया, इस पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को बोलेंगे क्या? प्लेज। जिस बंदे ने दिया, किसने दिया? ए ने। ए को बोला जाता है पॉनर। दोबारा सुन लो, देखो सिंपल सी बात है, कभी कभी ना पैसों की जरूरत पड़ती है, तो फिर हमारे पास सॉरी कुछ सामान की जरूरत पड़ती है या पैसों की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास उसके बदले में देने के लिए कुछ नहीं होता। जैसे आज मान लो मुझे 50,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए, मान लो पड़ जाए, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बैंक में पैसे नहीं है, तो मेरे गले में गोल्ड की चेन है, ठीक है। तो मैं इस गोल्ड ही है भाई, मैं तेरी तरफ बुध बाजार की चेन थोड़ी पहन। जोकिंग जोक आ गई, ठीक है। अब ये चेन जो है, ये मैंने चेन जो है अपना मुथूट फाइनेंस जाऊंगा या किसी ज्वेलरी के पास जाऊंगा, तो मैंने ये गोल्ड की चेन उसको गिरवी रखी, और उसके बदले में वो मुझे 50,000 रुपए दे देगा। क्लियर है? तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको गिरवी रखा। जब भी आप किसी मूवेबल एसेट्स को गिरवी रखते हो तो उसको बोलते हैं प्लेज, और जब भी किसी इमूवेबल एसेट्स को गिरवी रखते हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं मोर्टगेज। आ गया समझ में? जब भी किसी मूवेबल एसेट्स को गिरवी रखा जाता है उसको कहते हैं प्लेज, और इमूवेबल एसेट्स को गिरवी रखा जाता है तो उसको कहते हैं हम मोर्टगेज। ऑल वेल। तो फिर बिल्कुल क्लियरली यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो प्लेज है, ये कौन से टॉपिक के लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ जो बंदा अपने सामान को गिरवी रख रहा है उसको बोलेंगे पॉनर, और जिसके पास गिरवी रखा है, क्लियर है, पौनी। कभी कभी अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं, वो पौने इधर आ। अरे चलो बस वापस क्लास में, ठीक है। द पर्सन हु प्लेज द गुड्स इज कॉल्ड पॉनर, एंड टू हुम द गुड्स इज प्लेज इज कॉल्ड पॉनी। अब देखो, हमने ना बेलमेंट पढ़ा था। बेलमेंट में एक खास बात पढ़ी बेलमेंट की, कि बेलमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और बेलमेंट इंप्लाइड भी। जैसे आप लोगों को मेरा खोया हुआ सामान मिल जाए, तो फिर आपको जो मेरा खोया हुआ सामान मिल जाए, इट इज योर ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स
टू रिटेन द गुड्स एज बेली, उसके पास वो गुड्स बेली के तौर पर रहता है। लेकिन क्या प्लेज जो है, अब जैसे मान लो मेरा सामान खो गया आपके पास, आपको मिल गया, तो क्या गिरवी रख लोगे उसको? यानी कि प्लेज कभी भी इंप्लाइड नहीं हो सकता। इंप्लाइडली कोई सामान थोड़ी किसी को गिरवी रखता है। किसी का सामान पड़ा, किसी और ने उठा लिया, गिरवी है। पागल है क्या? है तुम्हारा बैग कोई ले गया, गिरवी है भाई। पहले 4 पराठे खिला फिर दूंगा, ये क्या बात? पागल है तू। सही है। तो प्लेज कभी भी इंप्लाइड नहीं हो सकता, ये सिर्फ क्या होता है, ये सिर्फ एक्सप्रेस होता है। आई बात समझ? ऐसी कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले प्लेज में कंसेप्ट नंबर 1, या इसको ऐसे लिखते हैं, कंसेप्ट 1, मीनिंग ऑफ प्लेज। तो प्लेज की यहां पर मीनिंग की बात करेंगे। मैंने मीनिंग को डायग्राम में ही समझा दिया। प्लेज मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स। अच्छा एक बात बताओ, मैंने किसी से पैसे मांगे 20,000, उसने मुझे नहीं दिए, मैंने अपनी गोल्ड की अंगूठी दे दी, क्यों दी? अरे गिरवी मतलब रखी तो है, क्यों रखी है? अगर मैं पैसे ना चुका पाऊं तो एज ए सिक्योरिटी, डिलीवरी ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी। और क्या सिक्योरिटी है? फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स या फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ताकि मैं अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दूं, इसीलिए सिक्योरिटी पे रखा है। समझ गए जी? लेटरल देखो क्या दे रहे हो, मूवेबल दे रहे हो तो प्लेज है, इमूवेबल दे रहे हो तो प्लेज नहीं, मोर्टगेज है। ठीक है, तो क्या मैं शॉर्ट में ऐसे बोल सकता हूं, क्या ऐसे बोल सकता हूं प्लेज में, जो हमने भी प्लेज किया है, ये हमने किया है फॉर पीओडी एंड पीओपी। मतलब पीओडी मतलब पेमेंट ऑफ डेब्ट एंड पीओपी मतलब ऑल वेल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मीनिंग की बात करी, मीनिंग ऑफ प्लेज। अब बात करते हैं पार्टीज, पार्टीज इन प्लेज। तो प्लेज में कितनी पार्टी होती है? यहां मैं बता चुका हूं आपको। वो पर्सन, देखो ऊपर लिखा है पॉनर और पॉनी, वो पर्सन जिसने गुड्स को प्लेज किया वो पॉनर, और जिसके पास प्लेज किया गया वो। तो पार्टीज लिखो नंबर 1, चलो नोट करो, लिखो प्लेजर। प्लेजर को हम क्या बोलेंगे? ओनर नहीं बेटे, पॉनर, ओनर। और प्लेजी को क्या बोलेंगे? जैसे बर्थडे को बोलते बर्थडे। प्लेजर के अंदर लिखेंगे इट मीन्स द ओनर ऑफ द
It means the owner of the goods who gives his goods as security. और प्लेजी कौन होता है? It means the custodian of the goods. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, वो बंदा जो लोन देता है, who have given पार्टीज हो गई। ये भी वही कंसेप्ट पहले ही चल रहा है। तीसरी बात, स्पेशल फीचर्स ऑफ प्लेज। प्लेज के कुछ स्पेशल फीचर्स। तो भाई सबसे पहला फीचर है, प्लेज हमेशा एक्सप्रेस होता है, मतलब इंप्लाइडली कोई हमारा सामान गिरवी नहीं रख सकता। मेरा फोन रखा है, कोई ले गया, गिरवी है, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो एक्सप्रेस ओनली, तो लिखो इसके अंदर, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज is always through express agreement। अच्छा, एक्सप्रेस एग्रीमेंट बनते कैसे हैं? कोई डाउट? चलो, सेकंड बात, कोई पर्पस होता है भाई। पर्पस मैं ऊपर बता चुका हूं, क्या पर्पस है? मैं गुड्स को क्यों दे रहा हूं? इज टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ डेट, इज टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ डेट, ठीक है। तो लिख लो, द मेन पर्पस of delivery of goods is to secure the payment of debt। सही है भाई, डन। अब एक काम करते हैं, एक अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। पहला कंसेप्ट समझ में आ गया, क्लियरली बता दिया। देख भाई, सिंपल प्लेज का मतलब, कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई गुड्स गिरवी रखता है, वो बंदा जो गुड्स गिरवी रख रहा है उसको पॉनर कहते हैं। जिसको गुड्स गिरवी रखा है वो पॉनी हो गया। क्यों रखा है? क्योंकि सामने वाले पर्सन को सिक्योर कर सके उसकी पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, दैट्स इट। और ये एक्सप्रेस हो सकता है बस। अब कुछ राइट्स देखो, जैसे हमने बेलमेंट करा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, बेलमेंट हम लोगों ने पढ़ा, बेलमेंट पढ़ा था सबने। बेलमेंट में बेलर और बेली दोनों के राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ा। ऐसे यहां पर पॉनर और पॉनी दोनों के राइट्स पढ़ेंगे अभी हम। पहले मैं पॉनी के राइट्स की बात कर रहा हूं। तो मैंने गुड्स गिरवी रखा है, प्लेज किया है पॉनी को, तो पॉनी के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं? एक काम करो, आप लोग बताओ क्या क्या अधिकार हो सकते हैं। गुड को सेल कर सकता है, गुड्स को। अगर उसके पैसे नहीं मिले तो वो सेल कर सकता है, बहुत बढ़िया। और बताओ, वो तो ड्यूटी है। राइट की बात बताओ।
तो रिटर्न करना है। तो ड्यूटी पर है ना, मैं राइट की बात करूं। इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बहुत बढ़िया है ना। मान लो इंटरेस्ट, पैसे ऐसे थोड़ी देगा, इंटरेस्ट पे देगा ना, तो इंटरेस्ट ले, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट सब कुछ लेगा। और बताओ, मान लो गुड्स पर कोई नेसेसरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा किया है पौनी ने, तो वो भी लेगा। माल पहले के जमाने में ऐसा होता था, लोग लोन लेते थे, अपनी गाय गिरवी रख देते थे, अपनी बकरियां गिरवी रख दी, पहले ऐसा होता था। तो बकरी बीमार हो गई, गाय बीमार हो गई, तो भाई वो खर्चा किया ना पौनी ने, तो वो सारे पैसे रिकवर करेगा। आ गया समझ? तो ऐसे ही हमें ये कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ना है, राइट्स ऑफ पौनी। हेडिंग बनाओ कंसेप्ट 2। राइट्स ऑफ पौनी और प्लेजी। ठीक है, so number 1, राइट्स ऑफ रिटेनर। सेक्शन नंबर 173, मीनिंग का सेक्शन लिखवाया था, इसके ऊपर लिख लो 172। ठीक है, तो सबसे पहला लिखो, द पौनी हैज राइट टू retain the pledged गुड्स। उस पे अधिकार है, वो उस गुड्स को अपने पास रख सकता है। कब तक रखेगा? नंबर ए, फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट, और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ये तो हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। और अभी हमारे किसी भाई ने बोला था, सर इंटरेस्ट भी तो ले सकता है, तो सी पॉइंट, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डेप्ट। और डी पॉइंट, ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस incurred by pledgee for preserving the pledged goods। पहला राइट ओके, राइट ऑफ रिटेनर। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा किया, ये तो देखो ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस है। मान लो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा किया, कार बीमार होगी, बहुत ज्यादा बीमार हो गई, कार कह रहा हूं, गाय, काओ वो बीमार हो गई, तो बहुत सारा खर्चा किया, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ नहीं हुआ? तो भाई पौनी ने अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा किया, उसके पैसे लेगा या नहीं? बिल्कुल लेगा। नंबर 2 लिखो, क्या ले लिया ना भाई, देखना डी पॉइंट। चलो नंबर 2, राइट टू रिकवर
रियम्बर्समेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, दूसरा पॉइंट ओके। तीसरा राइट है, राइट टू सीयू। सीयू मतलब क्यों करेगा केस? प्लेजर पे केस फाइल करेगा। भाई कोई भी पेमेंट ऑफ डिफॉल्ट में अगर पेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है पॉनर ने, तो प्लेजी क्या कर देगा? उस पर ट्यूट फाइल करेगा। लिखो, इफ द प्लेजर हैज इनकर्ड any extraordinary expense for हाँ, तो क्यों करेगा वो? कारण तो लिख लो। मार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा किया तो पैसे नहीं दे रहा, सही है? चलो लिखो। अच्छा हाँ, ये गलत लाइन लिख दी, मुझे लगा मैं सेकंड कर रहा हूं। किसी ने तेजी तेजी में लिख भी दिया होगा। लिखो, इफ द पॉनर मेक्स डिफॉल्ट। डिफॉल्ट किसने किया? पॉनर ने किया होगा डिफॉल्ट। इन पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस then pledgee can sell सॉरी कैन फाइल, क्या हो गया मेरे को? कैन फाइल द सूट, कभी कभी हो जाता है। कैन फाइल द सूट, ठीक है भाई। नंबर 4, राइट टू सेल। अब पैसे नहीं दिए या उस बंदे ने परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस नहीं किया, तो भाई सेल कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, पॉनी जो है वो गुड्स को सेल करेगा बिना नोटिस दिए या नोटिस देने के बाद? अब मैं किसी का भी गुड्स बेचूंगा तो पहले उसको क्या दूंगा? तो लिख लो इसके अंदर, सेल आफ्टर गिविंग नोटिस टू प्लेजर। ये कुछ कोई फिक्स नहीं है, ये गुड्स पे भी डिपेंड करता है। अच्छा एक बात बताओ, सेल होने के बाद प्लेजी को नुकसान हो गया, लोन 20,000 का दिया था, गुड्स बेचा 15 का बिका, डेफिशिएंसी हो गई, तो ये पौनी किससे ले लेगा? ऑल वेल। और मान लो 20,000 रुपए का था और 25 में बिका, तो देना पड़ेगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर किसी की फैमिली में या किसी ने मुथूट में गोल्ड लोन जो होता है, अगर कहीं पर गोल्ड लोन लिया या किसी कहीं ने लिया होगा या नहीं पता, तो मैं बता रहा हूं। मान लो कि मैंने आज मुथूट पे 1 लाख रुपए का गोल्ड लोन ले लिया,
ठीक है, मैंने अपनी गोल्ड को प्लेज करा और ले लिया। अब वो ₹1,00,000 मैं पे नहीं कर पाया, तो वो पहले मेरे को नोटिस देते कि भाई दे, भाई पैसे दे दे, लेते वक्त तो तू बड़ा जल्दी आएगा, देते वक्त तू आ नहीं रहा। नहीं नहीं, ऐसे ही लिखते हैं, मेरी कहानी है। ठीक है, तो ला भाई पैसे दे। अब वो हमें एक बार को फिर उसके बाद धमकाते भी हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके गुड्स को क्या कर दिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर सेल करने के बाद अब गोल्ड है, जनरली वो गोल्ड क्या बिकेगा, ज्यादा बिकेगा। अब मान लो 1,20,000 का उन्होंने बेचा गोल्ड, तो जो 20,000 रुपए है, मान लो 1,00,000 पे इंटरेस्ट भी था 4,000 का, 1,04,000 रुपए देने थे मुझे, तो 16,000 रुपए वो मुझे क्या करेगा, यानी कि कोई भी सरप्लस अगर होता है पौनी को तो वो वापस देगा, और डेफिशिएंसी होती है तो, समझ गए सब? नोट करो इसको, नोट लिखो, इफ ऑन सेल देयर इज, तो दो बातें होंगी। एफिशिएंसी होगी, या डेफिशिएंसी के अलावा क्या होगा, सरप्लस होगा। तो डेफिशिएंसी मतलब दैट इज ऑल ड्यूज आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सेल प्राइस। देन द प्लेजी में recover the deficiency सरप्लस में क्या है, अमाउंट रिमेन्ड आफ्टर सेटिस्फैक्शन of all the dues then the pledgee shall return the surplus amount। ठीक है, कैसा लगा? इजी है बहुत। आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें एक्सप्लेन भी कुछ इस तरीके से किया गया है कि अब चीजें आसान हो गई। अब आप लोगों की ड्यूटी है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। अभी मैं इंस्टीट्यूट की मटेरियल पे आने वाला हूं, ये नोट्स वाला मैटर खत्म करके हम इंस्टीट्यूट पे जाएंगे। तो कंसेप्ट हमारे कौन से चल रहे थे? कंसेप्ट नंबर 2 क्या था? राइट्स ऑफ पॉनी या प्लेजी। तो क्या सिर्फ पॉनी के ही राइट्स हैं? ऑनर के भी तो कुछ राइट्स होंगे। क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, एक एक करके सब बताओ। टेक बैक द गुड्स मतलब राइट टू रिडीम, इसको कहते हैं रिडम्पशन। मैंने आज गुड्स दिया और पैसे लिए, तो मैं अपने पैसे देकर गुड्स क्या लूंगा, पहली बात। और बताओ। हाँ भाई, मैं पौनी पर केस फाइल भी कर सकता हूं, मेरा अधिकार है। क्यों? मैंने उसे अपनी गाय दी थी और वो अपने गाय से जो है वो खेती करवा रहा है, पूरे पूरे दिन खाना पीना नहीं दे रहा।
है ना। मैंने जो अपनी कार दी थी, वो कार दौड़ा रहा है, सीधा कन्याकुमारी ले गया दिल्ली से। ये क्या बात है बे? पागल है तू। फोन रख दे बेटे साइड में। गलत, गलत है ये। पहली बात तो हमें पता ही नहीं चलना चाहिए कि हमारा कॉल आ रहा है, यानी कि फोन, कोई दिक्कत होगी घर में तो ऑफिस में फोन कर देंगे वो लोग, और पढ़ाई से ज्यादा बड़ी कोई दिक्कत है नहीं। सब दिक्कत तो है। ठीक है, तो प्लेजी को क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। और एक और चीज, बार बार प्लेजी को, अभी जैसे कि तुम बीच बीच में गड़बड़ करते हो, तो मैं आपको बार बार क्या करता हूं, कुछ बोलता हूं, हालांकि तुम्हारे पे कोई असर नहीं पड़ता इस बात का, लेकिन मेरा काम क्या है, बोलने का। तो मैं तुम्हें बोलता हूं, मतलब मैं तुम्हें इन्फोर्स करता हूं। अगर तुम इन्फोर्स हो रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं हो रहे तो अगला अटेम्प्ट दिसंबर में आएगा, नवंबर जब भी आएगा, सितंबर। फिर हो रहे हो इन्फोर्स, ठीक है, नहीं तो फिर जनवरी में मिलेंगे, है ना। तो मैंने दो बातें बोली है, एक तो प्यार मोहब्बत से, क्या बोला, प्यार मोहब्बत से कि बेटे आपकी ड्यूटी है और मेरा राइट है कि मैं आपको बोलता रहूं, और आपकी ड्यूटी है कि बोली हुई बातों पर थोड़ा सा समझो। ऐसी पौनर और पौनी होती है, पौनी मान लो अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से नहीं निभा रहा, तो पौनर का अधिकार है वो उसकी ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए बार बार बोले। समझ गए सब? चलो नोट करते हैं। कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट का नाम क्या है, राइट्स ऑफ पॉनर। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एजेंसी, नहीं बुक से आज ही करेंगे, आज एक कंप्लीट करके क्लास छोड़ेंगे। आज ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है, यूनिट। और अगली क्लास में यूनिट 9 लास्ट है, एजेंसी, वो शुरू करेंगे। चलो उसके बाद क्या करेंगे, एजेंसी के बाद नेगोशिएबल, ये चैप्टर 1 करेंगे पहले। तो ये पता क्यों कह रहे हैं, इनको आता है। बाद में बात करेंगे। चलो नंबर 1, राइट टू रिडीम। पहला राइट क्या है, रिडीम मीन्स गेटिंग बैक, अपना गुड्स क्या करें। तो हेयर redeem means getting back the pledged goods. From pledgee after payment of debt or सही है। तो मैं अपना गुड्स वापस ले कब सकता हूं, जब मैं उसकी पेमेंट कर दूं या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस कर दूं। पहला राइट। राइट नंबर 2, राइट टू स्यू किसको केस कर सकता हूं, किस पे, यानी प्लेजी या पौनी भी लिख लो। क्यों करूंगा केस फाइल, मान लो गुड्स मांग रहा हूं, दे ही नहीं रहा, पैसे दे दिए, इंटरेस्ट भी दे दिया, ला भाई गुड्स दे ही नहीं रहा। कई नौटंकी बाज ऐसे भी होते, तो मेरे पास अधिकार है, मैं उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूं। लिखो इसके अंदर,
देखो, इट मीन्स द प्लेजर क्या भाई? हाँ हाँ, तो कहीं से भी लो, अधिकार है हमारे पास केस करने का। बैन क्या होता है? किसी से भी लो। ये कॉन्ट्रैक्ट एक बैंक के लिए थोड़ी बना है, ये आम आदमी के लिए बना है, सबके लिए बना है। गलत तो कोर्ट में देखेंगे ना, कोर्ट किस लिए? कैश हो तो भी कोर्ट में देखेंगे, आप प्रूफ करो। अब ये आप वहां जाके देखो कि कैसे करते हैं। दो दे के दिखाओ मुझे पैसे, मैं बताऊंगा। इट मीन्स द प्लेजर कैन फाइल सूट अगेंस्ट प्लेजी if pledgee refuse to return the goods after payment of debt or performance of promise. And the last one is right to enforce upon his duty. मैं इन्फोर्स करूंगा पॉनी को कि तू अपनी ड्यूटी पूरी करता रहे। इट मीन्स द प्लेजर कैन रिक्वायर द प्लेजी फॉर फुलफिलिंग हिज ड्यूटी। जैसे कि मैंने उसको गुड्स दिया है तो वो गुड्स को संभाल के रखे। हम बोलते हैं ना किसी को सामान देते हुए, बोलते भाई देखो संभाल के रखियो यार, ये तो मेरी जिंदगी का ये है वो है जो भी है। लाइक प्रिजर्विंग द गुड्स और रिटर्निंग द गुड्स। ऑल वेल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है कि बेलमेंट और प्लेज के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो, प्लेज छोटा था, बेलमेंट बड़ा था। बेलमेंट में समय लगा हमें, प्लेज तो बस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। बताओ बेलमेंट और प्लेज में क्या डिफरेंस होता है? बेलमेंट में भी मैं गुड्स देता हूं, प्लेज में भी गुड्स देता हूं। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए देते हैं, पेमेंट ऑफ डेब्ट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए। बेलमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकती है। बेलमेंट ग्रेचुअस भी हो सकती है, नॉन ग्रेच। और ये सिर्फ किसी को गिरवी रखूंगा थैंक यू बोलने के लिए, थैंक यू बोल दे गिरवी है, ऐसा होता है कभी? ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ बात करेंगे। हेडिंग डालो, कंसेप्ट नंबर कौन सा नंबर है? 4। डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट और प्लेज के बीच का डिफरेंस।
हेडिंग डालो, हेडिंग लिखो सबसे पहले बेसिस, दूसरा बेलमेंट और तीसरा प्लेज। पहला बेसिस तो इसका सेक्शन है नंबर 1। अगर आपको याद हो तो बेलमेंट का 148 था और प्लेज का 172, याद है? अच्छा एक बात बताओ, बड़ा क्या है, बेलमेंट है या? हाँ है। अब कहाँ आ गए? इसलिए कहते हैं भरी महफिल में फोन नहीं चलाना चाहिए। दूसरा है स्कोप। Bailment is a wider concept because it includes pledge. देख भाई, मैं किसी को गिरवी रख रहा हूं तो वहां पर भी तो बेलमेंट ही हो रहा है। बेलमेंट बड़ा है प्लेज से। और प्लेज जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है। बेलमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें से कोई एक प्लेज है। क्योंकि प्लेज में भी गुड्स ट्रांसफर हो रहा है और यहां भी हो रहा है। बेलमेंट में भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, ओनरशिप यहां भी ट्रांसफर नहीं हो रही, तो दोनों ही चीजें बेलमेंट है, लेकिन प्लेज स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है। नंबर 3 लिखो, पर्पस। ये आपको मैंने दोनों की मीनिंग में लिखवाया हुआ है। बेलमेंट इज मेड फॉर चलो बताओ, सेफ कीपिंग के लिए रखते हैं, किराए पे देते हैं, और प्लेज अभी मैंने 2 वर्ड लिखवाए थे, प्लेज ऑफ गुड्स आर मेड एज ए सिक्योरिटी फॉर और परफॉर्मेंस ऑफ। क्या बेली गुड्स को सेल कर सकता है? जनरली बेली, अबे तेरे पास रखने को दिए तू बेच के लेकिन क्या पौनी गुड्स बेच सकता है अगर पैसे नहीं मिले तो? राइट टू सेल द बेली कैन नॉट सेल द गुड्स हाउ एवर। लेकिन बैली गुड्स को रिटर्न अपने पास रिटेन कर सकता है। मान लो उसने बैली ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किए, है ना, तो वो जब तक पैसे नहीं लेगा बेलर से तब तक नहीं देगा। तो बैली हैज ए राइट टू रिटेन द गुड्स। और यहां पर क्या है, द प्लेजी कैन लीगली सेल द गुड्स आफ्टर गिविंग reasonable notice to the ऑल वेल जी। जरा बुक पे आते हैं, नोट कर लिया? थोड़ा सा बुक से भी देखेंगे।
पे आ जा, जल्दी करो। पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही है? तो आपके पास 3 महीने से भी कम समय है अपना। अब एक तरीके से इस समय पर मैं बच्चों को बोलता हूं, अब युद्ध स्तर पर पढ़ाई स्टार्ट कर दो, वॉर लेवल। अभी तक अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत समय भी कहीं ना कहीं वेस्ट किया है, अब आप अपनी पूरी टेक्निक जो है वो पढ़ाई पर लगा दो। तो बिलीव करो, अगले 3 महीने में अगर आपने अपने इन समय से, जैसे किसी के बर्थडे, किसी की 13वीं पे, किसी की शादी, फालतू के इधर उधर के टाइमिंग, कोई कुछ नहीं करना। घर वालों ने बोला तो प्यार से बोल दो, नहीं जी मुझे पढ़ना है। और जनरली 99% घर वाले तुम्हें यही बोले, पढ़ ले भाई, बहुत अच्छा। 1% ही कूटनीतिक घर वाले होते हैं, थोड़े से कातिया टाइप के, लेकिन वो लोग भी समझ जाते हैं कि हाँ भाई तू पढ़ रहा। तुम्हें अगले 3 महीने इनमें से कोई काम नहीं करना। अगर रियल में पास होना है तो मजे लेने हैं तो ले लो, 1-1.5 महीने की बात और है। वो भी ले नहीं पाओगे, फिर लोग तुमसे मजे लेंगे, सीए कर रहे हैं ऐसे बोलेंगे हंसते हुए, तो सीए कर रहा था ना। फिर तो छुपाएगा, नहीं नहीं वो पेपर नहीं दिए मैंने, उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर ऐसे नए नए झूठ आए, वो कह रहा मर गया था उस दिन ऐसे ऐसे नए झूठ निकलेंगे तुम्हारे अंदर से। सही है? देखो ऐसी बात है ना, थोड़ी सी कड़वी लगती है, बट ये फैक्ट है। अच्छा नहीं लगता ऐसे कि कुछ बोलना, बेटे तेरे को कुछ बोलना है, इधर आ, कुर्सी साफ करूं, इधर आके बोल, तू ही आ जा चलो सब आ जाओ। तो कमर कस लो। अगर अभी तक भी थोड़ी बहुत ढीलापंती तुमने दिखाई है, जो कि जेन्युइनली दिखाई है, वो पता है सबको। हर बंदा अपनी गिरेबान में तो कम से कम झांक के बोल ही सकता है ना? जैसे मैंने आज ही कुछ लिखा है अपने स्टेटस पे भी, उसमें थोड़ा बदलाव करता हूं। आई कैन चीट यू, यू कैन चीट मी, बट वी कैन नॉट चीट ICAI और ICMAI। आप उसको नहीं चीट कर सकते। तुम मेरे को चीट कर सकते हो, फोन को नीचे से चला सकते हो, अपने आप को चीट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारे फेवर में बोलेगा वो बहुत टाइम है, पढ़ ले बहुत टाइम है, अभी आराम से घूम। लेकिन इंस्टीट्यूट जानता है वो उतना ही देगा, 27%, 28, मैक्स टू मैक्स 30%, है ना? तो उस दिन बड़ा दुख होता है, वो जो रिजल्ट के अंदर फेल देखते हैं। जितना तुम्हें होता है हमें भी उतना ही होता है, क्योंकि हमारे 2-3 नुकसान है। एक तो तुम फेल हो गए, बड़ा नुकसान। एक तो तुम इंटर में नहीं आओगे, वो गए, फीस गई मजाक कर रहा हूं, बट रियल में हम लोगों को बड़ा नुकसान होता है। कैसे? हमें, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है तो हमें दुख होता है यार, फेल हो गए, पास हो जाते तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन एक बार को हमारा मन ये बात भी बोलता है कि ये डिजर्व करता था फेल होना। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, कई लोग बोलेंगे नहीं ये बात, हमारे मन ये भी बोल देता है ये डिजर्विंग था फेल होना। क्यों? क्योंकि जब इसको पढ़ना था ना, तब ये हमें इस स्टेज पे बैठे हुए बंदे को बेवकूफ समझ रहा था। यहाँ जो बैठे हुए हैं वो बेवकूफ तो है नहीं, है ना? आपकी जैसी इतनी सारी भीड़ को सुबह शाम तक देखते हैं, वो बेवकूफ तो नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, और गलत एक्सपीरियंस तो नहीं है, तजुर्बा बहुत हो गया है। बस यही ज्ञान दे रहा हूँ। अगले 3 महीने आपके पास ऑलमोस्ट पड़े हुए हैं, कोई समय, ये फोन फान बेकार की चीजें हो चुकी है। ये जो मोबाइल के पीछे लगे रहते हैं, आज ही मैंने कहीं देखा था फेसबुक पे, एक पर्सन ने डाला हुआ था कि अपने बच्चों को फोन की लत छुड़वाएं, 499 रुपए का कोर्स था मैंने कहा अब यही बचा हुआ था ना, ये भी आ गया। वो भी ऑनलाइन वो भी ऑनलाइन, समझ रहे हो? तो मतलब एक इस
कलयुग में अब यही बचा हुआ था, ये भी आ गया। सही है, तो तुम उस लत तक ना पहुंचो, तुम उस लत तक ना पहुंचो। और मेरे को शो करने की जरूरत नहीं है कि मुझे या सुमित सर को या दूसरे टीचर्स को शो कर रहे हो कि सर हम सुधर गए। अपने आप को शो कर लो कि सर हम जेन्युइनली सुधर गए। तुम्हें खुद करना है। ये साइड करो, घर पे कोई जरूरत नहीं फोन की। क्या जरूरत है? जो पढ़ाया है सब तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, किताब तुम्हारे को मिली हुई है, इंस्टीट्यूट ने मटेरियल जारी किया, नोट्स तुम्हें दे रखे हैं। क्या चाहिए और तुम्हें? आज जब जैसे कोई तुम्हारी ऑनलाइन क्लास वैसी हो जाएगी, तब ले लो ऑनलाइन क्लास, क्या दिक्कत है? दिन भर लगे पड़ो रील्स देखने में, इसने ये कर दिया वो कर, कोई फायदा नहीं भाई। तुम्हारे ऊपर लोग रील बनाना चालू कर देंगे फिर थोड़े टाइम बाद। तो हंसी का पात्र अगर नहीं बनना, तो 90 दिन को यूटिलाइज कर लो। और हंसी का पात्र बनना है, हम फिर एक एक समय के बाद हम ना बेशरम भी बन जाते हैं, ये भी बात है। फिर हमें फर्क पड़ना कम हो जाता है। क्यों? फेल आदत हो गई, फेल होने की भी आदत हो गई है। मेरे को वो बंदा बहुत बुरा लगता है जो फेल होने के बाद भी वही काम करता है। देखो, फेल होना गलत नहीं है। आप हो सकते हो फेल, एक बार हो सकते हो, दोबारा भी हो सकते हो। लेकिन आपने फेल होने के बाद दोबारा से कमबैक कैसे किया? आप एफर्ट डाल रहे हो या नहीं? पता है, कई सारे टीचर्स होते हैं स्कूल में, तुमने देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं वो पढ़ने में थोड़े कमजोर होते हैं, लेकिन वो एफर्ट डालते हैं। तो जब वो टीचर को अपना टेस्ट देते हैं ना, तो टीचर जब मार्क्स देता है, तो टीचर ना बढ़ा के दे देता है 2 4 5 नंबर, उसको पास कर देता है। क्यों? क्योंकि टीचर को पता ही है एफर्ट डाल रहा है। लेकिन तुम एफर्ट ही नहीं डालोगे, तुम क्लास में या घर में वैसी हरकत करोगे, तो कौन तुम्हारे को अप्रिशिएट करेगा? समझ गए? बहुत कंपटीशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन की सारी एक्टिविटीज को छोड़ दो, लेकिन क्योंकि तुम इस कोर्स को करने आए हो तो उसको अच्छे से कर लो। बस यही बात है। क्या है? कुछ नहीं है, 90 दिन की तो बात है यार। लाइफ टाइम की खुशियां चाहिए, मात्र 90 दिन यहाँ देने। इंटर में देने आपको ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने, 2.5 साल फाइनल में देने। तुम्हें जीवन के 3.5 से 4 साल कड़ी मेहनत करने के बाद पूरा जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। मैं मानसिक तौर पे नहीं कह रहा, मैं फाइनेंशियल तौर पे कह रहा हूं। कईयों की अपनी अलग अलग नीड्स होती हैं लाइफ की, बट फाइनेंशियली आपको नेसेसिटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, मेडिकल, इन सब से आप फ्री हो जाओगे। और यार ये बहुत बड़ी चीज, मेजर पोर्शन है भाई। तो तुम इतने बड़े कोर्स के तुम बॉस बन जाओगे, तुम्हारे पास एक डिग्री होगी, तुम किसी भी कंपनी में जाओगे, मरे से मरा लाख रुपए तुम्हें मिलेगा। अरे आज की डेट में लाख रुपए बहुत होते हैं भाई। अगर आप मिडिल क्लास पर्सन हो, लाख रुपए कमा रहे हो, आपका घर अच्छा चलेगा, फिर करो उसके ऊपर बिजनेस करो, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लेकिन छोड़ दोगे तो बहुत कम चांस है कि आप वो बन पाओ जो आप बनना चाहते थे। और बन भी गए ना कुछ और, तो गिल्ट में रहोगे जीवन भर। किसी भी सीए को देखोगे तो मन में आएगा, यार मैं भी कर रहा था किसी टाइम पे। बेशक आप अच्छे बिजनेस पर्सन बन जाओ, तो फिलहाल आपने जो ये करने आए हो वो वाला काम, समझे? कुछ देखो, ज्यादा हमारे पास भी समय नहीं होता इतना ज्ञान देने का। अभी इसलिए दे रहा हूँ कि चैप्टर खत्म हो गया, बुक पे जा रहा हूँ, 10 मिनट वहां लगेंगे। जरूरत थी, और तुम्हारे हाव भाव देखकर जरूरत है। तुम अपने आप को, बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट में डालो। इतनी अपॉर्चुनिटीज है तुम्हारे पास, इतनी अपॉर्चुनिटीज पुराने स्टूडेंट्स में नहीं हुआ करती थी, इसीलिए वो पास हो जाते थे। पता है, आजकल की डेट में बंदा ज्यादातर पास भी इसी ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा फेल भी इसी वजह से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आदत हो गई मुंह मारने की। बुरा मत मानना, मानो बुरा, तभी तो सुधरोगे। 10 जगह पे जा, क्या फायदा? कोई फायदा है? बिलीव करो एक पे और फॉलो करो एक को। गिरे कुएं में कोई दिक्कत नहीं है, निकलोगे तो पार जाओगे। सिंपल। करो ये काम। तो तुम फाउंडेशन वालों, तुम सबसे विनती है कि तुम अगले 90 दिन अपनी सारी एक्टिविटीज जो फालतू की, और तुम सब जानते हो तुम्हारी हर फालतू की एक्टिविटी को, वो सारी फालतू की एक्टिविटी बंद करो। अपने समय को यूटिलाइज करो।
जिस जगह पर आप फालतू का टाइम दे रहे हो उसको हटाओ। ट्यूशन पढ़ने आ रहे हो, क्लासेस कोचिंग में आ रहे हो, रास्ते के समय को यूटिलाइज करो। लॉ तो तुम रास्ते में आराम से पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स आराम से पढ़ सकते हो रास्ते में। बस में बैठे हो 20 मिनट 10 मिनट पढ़ लो, सीट नहीं मिल रही सर, खड़े खड़े पढ़ लो। पैदल आ रहे हो तब मत पढ़ना, कहीं गिर ना जाओ। हाँ जी और मैंने आज इस बच्चे को देखा है जी सर। सर, बाहर खड़े होकर पढ़ता है ये बच्चा। ना उसके को धूप का या किसी चीज का कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितना अच्छा है सर ये। नहीं सर, सीरियसली ये बच्चा है, मैंने देखा है और लिटरली मेरे दिल से वो अच्छा लगता है बच्चा। बाकियों को भी ये करना चाहिए सर, बिल्कुल ये सबको। बच्चे बाकी सबसे तुम इंस्पायर होते हो, आप ये नहीं देखते साथ में बच्चा ऐसा बच्चा कैसे कर रहा है बच्चा। पास फेल सेकेंडरी मैटर, प्राइमरी आपने कितना 100% दिया और डेडिकेट दिया, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। और बार बार हम सब बोल रहे हैं कि हमें खतरा हो रहा है आप सबसे। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बैच से हम डर रहे हैं बहुत ज्यादा। ये फर्स्ट बैच ऐसा हो रहा है, आप समझ नहीं रहे। मतलब कुछ सेलेक्टेड बच्चे हैं, हमें पता है वो करेंगे, बट उनका अभी तो सबके सब करेगा। अभी रिसेंटली इसने बहुत चेंज करा है। हाँ सर, मैंने देखा इसको। हाँ कई काफी ऑब्जर्व करते हैं यार, मेरा अच्छा लगेगा ना, आप अच्छा करोगे, हम बोल रहे हैं उसे लिटरली सही। सर ने बहुत बेस्ट पार्ट बोला, आपको जितना भी जो भी टाइम मिले, 15 मिनट मिल रहे हैं, 20 मिनट मिल रहे हैं, पढ़ लो थोड़ा यार, क्या बात पढ़ लो। बाहर खड़े होकर टाइम वेस्ट करते हो, बातें करते हो, तो हम देखते हो, अब तो टाइम ही नहीं होगा आपके लिए। ये कहीं ठीक है सर, थैंक यू। कहीं पर भी आपको समय वेस्ट नहीं करना। आज बहुत बढ़िया सर बोल के गए कि आपस के लोगों को ही देखो ना, बदलाव आए। उसमें आया वो शुरू में थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनता था, ठीक है, बट अब चेंज हुआ ना। कोई बात नहीं, गलतियां सब करते हैं, हम लोग भी करते थे, हम बच्चे थे हम भी करते थे। लेकिन हाँ, हम समझ जाते थे, अगर हमें कोई टोक देता था ना तो हम फटाफट अपने आप को बदलते थे, क्योंकि उसने गलत के लिए टोका नहीं। देखो सर को इतने साल हो गए, इतने हजारों बच्चे पढ़ा दिए होंगे, हमने पढ़ा दिए हजारों बच्चे। सब पता होता है यहाँ क्या हो रहा है इस पूरी। तुम्हें लगता होगा कि हमें नहीं, हमें एक एक का पता है, कौन किस लेवल पे कौन पे नहीं है। ऐसे थोड़ी इस स्टेज पे आके पढ़ा रहे हैं पूरे दिन। सीए को पढ़ाना मुश्किल आसान है क्या? फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, इंटरमीडिएट पढ़ा रहे हैं। अभी आपसे पहले 3.5 घंटे की क्लास थी। ऐसी थोड़ी बच्चा बैठ जाता है किसी को सुन रहा है, तो कोई एक्सपीरियंस है। तो बस यही विनती है आप लोगों से, सर की सुनो, हमारी बात सुनो। हमें आपसे कुछ लेना नहीं है, जो लेना ले लिया। आपका काम है, आपको पास होना है, पास होने के लिए पढ़ो। सीरियस हो जाओ, कोई फायदा नहीं है। फाउंडेशन तो निकालो, जवाबदेही तो होगी तुम्हारी किसी के प्रति, जो तुम्हें भेज रहा है पैसे देके या कोई उम्मीद करके। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारी फैमिली को बहुत एक्सपेक्टेशन है, वो तुम्हें बताती नहीं होंगी। कई फाइनेंशियली एक्सपेक्टेड रखते होंगे, कई थोड़ा मेंटली रखते होंगे, बट रखते जरूर होंगे। उनके प्रति जवाबदेह बनो, वो जिम्मेदार है आपके लिए, आप उनके प्रति जिम्मेदार हो। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी तुम्हें बड़ा करके, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें करना है जो भी करना है। सही है, बस खत्म करते हैं। अब आज की क्लास में आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखते हैं। हमने बुक्स नोट से कर लिया, इंस्टीट्यूट की बुक पे आते हैं, यूनिट नंबर 8 पर। तो बेलमेंट का टॉपिक मैंने करवा दिया है। ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली हमने कर लिया था। राइट्स मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट हो गया, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, लियन हो गया, जनरल और पर्टिकुलर। डिफरेंस भी हो गया जनरल और पर्टिकुलर के बीच में। प्लेज यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहली बात, प्लेज का मतलब, प्लेज मींस 50 करेंगे, खत्म करके जाएंगे, ठीक है। प्लेज मींस पॉनर एंड पॉनी। तो सेक्शन 172 में बता चुका हूं, द बेलमेंट ऑफ गुड्स। देखो इसमें भी बेलमेंट हो रहा है, तो मैंने क्या बोला, प्लेज इंक्लूड्स बेलमेंट। प्लेज इज स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। ऑल वेल, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज, एंड द बेलर इज इन द केस कॉल्ड द पॉनर, द बेली इज कॉल्ड द पॉनी। एग्जाम्पल है, ए लैंड मनी टू बी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ज्वेलरी डिपॉजिटेड। मैंने ज्वेलरी का ही एग्जाम्पल दिया था आपको ना। तो जो ज्वेलरी आपने किसने दी है, जिस बंदे ने दी है वो पॉनर, और जिसको मिली वो पॉनी, ठीक है। एसेंशियल्स
क्या है? देयर शेल बी ए बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। बताया था पीओडी और पीओपी, पेमेंट ऑफ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। सब्जेक्ट मैटर हमेशा गुड्स होना चाहिए, और गुड्स क्या होता है? और गुड्स एग्जिस्टेंस में होना बहुत जरूरी है। मतलब आप गिरवी उसी गुड्स को रख सकते हो जो एग्जिस्टेंस में है। जैसे मैं आलू गिरवी रख रहा हूं, तो मैंने कहा मेरे खेतों में जब आलू उगेंगे 6 महीने बाद, वो गिरवी ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। एंड देयर शेल बी डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजी, ठीक है। और डिलीवरी होना यहां पर बहुत जरूरी है। डिलीवरी ऑफ गुड्स याद है, मैंने बताया था 3 होते हैं, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। ये हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, मैंने आपको पिछली क्लासेस में करवा दिया। एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव, कोई भी डिलीवरी होनी चाहिए, और गुड्स का एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बातें नोट्स में नहीं लिखी, नोट्स में मोटा मोटा लिखा है, बची हुई सारी बातें हम इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब पोनी के राइट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले राइट, अजय पोनी की बात हो रही है यहां पर, पोनर की नहीं। वो गुड्स को रिटेन रखेगा तब तक जब तक उसको पेमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, नेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं मिल जाते। वो बाद के डेप्ट के लिए भी सारे पैसे, द पोनी कैन रिटेन द गुड्स प्लेज फॉर एनी डेप्ट और प्रॉमिस अदर देन द डेप्ट और प्रॉमिस फॉर विच दे आर प्लेज। सुनो, तुमने मुझे 20,000 दिए, मैं नहीं, तुमने मुझे सामान दिए, मैंने तुम्हें 20,000 दे दिए, तुमने मुझे 20 लौटा भी दिए, लेकिन मुझे तुमसे पहले के 5,000 लेने थे, तो मैं क्या बोलूंगा? लियन में भी ऐसी था ना, जनरल लियन, यहां पर भी ऐसा। लॉजिकल है या नहीं? yes. मैं बोलूंगा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बेटे 5 और दे जा और गुड्स ले जा। नंबर 3, पोनीज राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिस पढ़ा दिया, और पोनीज राइट वेयर पोनर मेक्स डिफॉल्ट, तो पोनी पर केस फाइल भी कर सकता है। अब राइट्स ऑफ पोनर, पोनर के राइट क्या है? राइट टू रिडीम अभी पढ़ाया, ठीक है। अब ड्यूटीज ऑफ पोनर एंड पोनी, ये हमने वहां से नहीं किया नोट्स में, तो अब मैं आपको यहां से करवाने वाला हूं, ड्यूटीज ऑफ पोनी एंड ड्यूटीज ऑफ पोनर। आप अपने नोट्स पे लिख लो, जो मैंने अभी दिए उस पे लिखो, ड्यूटीज ऑफ पोनर एंड पोनी, रेफर बुक। ये हेडिंग बनाओ, ड्यूटीज ऑफ पोनी एंड पोनर, जैसे मैं भी लिख देता हूं। इसको क्या हो गया? ड्यूटीज ऑफ पोनर एंड पोनी, रेफर ICAI बुक। वापस आ जाते हैं, पोनी की ड्यूटी क्या क्या है? अरे बहुत सिंपल ड्यूटी है, देखो इसीलिए नहीं लिखवाए नोट्स में, बहुत आसान सिंपल। मैंने तुम्हें गुड्स दिया, तो तुम मेरे गुड्स की क्या करोगे? रीजनेबल केयर। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ प्लेज गुड्स, सिंपल, बेलमेंट वाला है, पूरा यही है, इसलिए नहीं लिखवाया। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स, ड्यूटी नॉट टू डू एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट, ड्यूटी टू रिटर्न एक्रेशन ऑफ गुड्स। क्या ये 100% ड्यूटी मैंने पढ़ाई हुई है? ये बेली की ड्यूटी है, एज इट इज ड्यूटी 100% सेम किसकी है, इसलिए नहीं लिखवाया मैं। ऑल वेल, पोनर की ड्यूटी सेम है भाई, सेम एज बेलर, थोड़ी सी चेंज होगी बस। पोनर हैज द फॉलोइंग ड्यूटी, द पोनर इज लाइबल टू पे द डेप्ट और परफॉर्मेंस द प्रॉमिस एज द केस में बी। इट इज द ड्यूटी ऑफ पोनर टू कॉम्पनसेट द पोनी फॉर एनी, यहां बताओ, जो पोनी का राइट वो पोनर की ड्यूटी। यही बेलमेंट में पढ़ा था ना, बेली का राइट बेलर की ड्यूटी, पोनी का राइट पोनर की ड्यूटी।
इट इज ड्यूटी ऑफ ओनर डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट। अगर कोई भी लॉस होता है, मतलब टाइटल नहीं था, मतलब मैं खुद गुड्स का मालिक नहीं हूं और मैंने तुझे गिरवी रख दिया और असली ओनर ने पौनी को पकड़ लिया। एंड इफ द पौनी सेल्स द गुड ड्यू टू डिफॉल्ट बाय पॉनर, द पॉनर मस्ट पे द डेफिसिट। ऑल वेल। अब ये तरह ध्यान से समझना, प्लेज बाय नॉन ओनर्स। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक है। और बेलमेंट एंड प्लेज हमने कर लिया ना, बस ये वाला टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। प्लेज बाय नॉन ओनर्स कह रहा, ऑर्डिनरीली इट इज द ओनर ऑफ द गुड्स और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम इन दैट बिहाफ हु कैन प्लेज द गुड्स। नॉर्मली गुड्स को प्लेज कौन कर सकता है? ओनर कर सकता है ना। बट कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर ओनर के अलावा कोई और बंदा भी सामान को गिरवी, एक है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मतलब होता है वो बंदा जो किसी के बिहाफ पर, जैसे एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने एक एजेंट को, मर्केंटाइल एजेंट को प्रिंसिपल ने क्या दे रखी है? एक तरीके से अथॉरिटी दे रखी है कि मेरे गुड्स से रिलेटेड कोई भी काम जो है वो तू कर सकता है, तू बेच भी सकता है, इसको गिरवी भी रख सकता है, वो तेरी अथॉरिटी है। तो ये पावर किसने दी? ये अगला ही टॉपिक एजेंसी आएगा तो वहां समझ जाओगे। तो मर्केंटाइल एजेंट मतलब होता है बिजनेस एजेंट। कह रहा ए मर्केंटाइल एजेंट हु इज इन द पोजीशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, मतलब प्रिंसिपल ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उसी को दे रखा है एजेंट को, विद द कंसेंट ऑफ ओनर कैन प्लेज देम व्हाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे सकता है, यानी कि प्रिंसिपल ने जो अथॉरिटी दी है सिर्फ वही अथॉरिटी का यूज करेगा मर्केंटाइल एजेंट, ऐसे नहीं कि फालतू की अपनी भी ऐड कर ले। सच प्लेज शैल बी वैलिड एज इफ वर मेड विद द अथॉरिटी ऑफ ओनर। बिल्कुल इतनी वैलिड होगी जैसे कि ओनर ने गिरवी रखा है? अरे बिना पूछे ही क्या, वो अथॉरिटी तो दे ही रखी है ना। अब जैसे किसी ने मुझे अथॉरिटी कार दे दी, कह रहा रख ले, मैंने कहा भाई चला सकता हूं, तो बोले हाँ चला ले। 2 महीने के लिए दी है कार, तो क्या रोज फोन करूं सुबह उसको, भाई कार चला लूं? उसने मुझे अथॉरिटी दे दी ना, तो मैं कर सकता हूँ। हाँ हाँ, वो नहीं दे सकता, वो तो नहीं कर सकता। वो आपने मुझे बोली है ना, जैसे मान लो आपका सामान है, आपने मुझे बोला कि तुम इस सामान का अपने आप देख लो, तुम प्रिंसिपल, मैं तुम्हारा एजेंट, तो अब मैं उस सामान को बेच भी सकता हूं, गिरवी भी रख सकता हूं, क्योंकि आपने मुझे पूरी पावर दे दी। जैसे टाटा की गाड़ी है, क्या रतन टाटा बेचने आता है? कौन बेचता है? और एजेंट में पूरी अथॉरिटी होती है। ठीक है, कह रहा प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये समझना। कह रहा व्हेन द पॉनर हैज ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द गुड्स प्लेज बाय हिम अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल अंडर सेक्शन 19 और 19A। याद है आपको? फ्रॉड, कोएर्जन, मिस, मतलब मैं कहीं से गुड्स लेकर आया, किसी को पिस्टल दिखा के गुड्स लाया, अब वो बिकेगा तो नहीं, क्योंकि बिकेगा तो वो सामने वाला बंदा क्या मांगेगा? बिल मांगेगा, ओनरशिप। ओनर तो मैं हूं नहीं, मैं तो मतलब लेकर आया हूं पिस्टल की दम पे, मैंने वही गिरवी रख दिया किसी को। गलत है ना भाई? तो बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन कैंसिल एट द टाइम ऑफ प्लेज, द पॉनी एक्वायर अ गुड टाइटल टू द गुड्स प्रोवाइडेड ही एक्ट इन द गुड फेथ विदाउट द नोटिस ऑफ पॉनर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल। क्या ये बात पॉनी को पता थी? अगर उसको नहीं पता थी, गुड फेथ में है, तो फिर पॉनी की यहां पर कोई भी गलती नहीं है। बट उसको पता है कि ये छीन कर लाया, फिर भी गिरवी रख रहा है अपने पास, तो फिर गलत है। तीसरा, प्लेज वेयर पॉनर हैज ओनली ए, where a person pledge goods in which he has only a limited interest, that is pawner is not the absolute owner of the goods, the pledge is valid to the extent of this interest। समझना जरा, मिस्टर एक्स को एक डिफेक्टिव मोबाइल फोन मिला रोड पर, उसने उठा लिया, उसने रिपेयर कराया कितने में? उसने बाद में वो मोबाइल फोन गिरवी रख दिया कितने में? तो ट्रू ओनर रिकवर कर सकता है मोबाइल फोन पूरा पैसा देके।
5,000 देके, क्योंकि उसने फोन को क्या करवाया। एक और एग्जांपल, ए ने प्लेज करी अपनी ज्वेलरी 1 लाख की बी को 70,000 के एडवांस पे, बी ने प्लेज कर दी 90,000 में सी को, तो नाउ द प्लेज इज वैलिड अप टू रुपीज प्लस इंटरेस्ट। सही है, कोई भी डाउट। नंबर नेक्स्ट है प्लेज बाय ए को ओनर इन ए पोजीशन। अब एक गुड्स के 2 ओनर है, जैसे कि एक गाड़ी है 4 मालिक है, ठीक है। 4 दोस्तों ने एक बहुत ही बढ़िया सा पेट्रोल पंप खोला और वो चला नहीं। पूछो क्यों? वो फर्स्ट फ्लोर पे खोला था। चलो उसको समझ में आ गया, फिर उसने क्या करा, वो पेट्रोल पंप बंद करके रेस्टोरेंट खोल दिया, फिर भी नहीं चला। बताओ क्यों? पेट्रोल पंप का बोर्ड नहीं हटाया था, ठीक। फिर उन्होंने एक टैक्सी खरीदी और एक भी सवारी नहीं आई। बताओ क्यों? चारों एक साथ बैठे हुए। फिर टैक्सी खराब हो गई, चारों धक्का मार रहे हैं, चल ही नहीं रही। बताओ, क्योंकि 2 आगे से मार रहे हैं, 2 पीछे। आ जाओ। एक ही गुड्स के एक से ज्यादा मालिक है, ए बी और सी। क्या तीनों मालिक है? लेकिन तीनों एक नहीं है ना, को ओनर है। तो उनमें से कोई एक बंदा भी गुड्स को प्लेज कर सकता है, इवन ये अकेला मालिक, लेकिन बाकी 2 से क्या करेगा? पूछेगा, ठीक है। वैलिड प्लेज, लेकिन वो दूसरे से, सामने वाले बंदे से पूछेगा। अंदर 2 ने नहीं कर सकते, उसका पैसा दे दो उसको। नंबर ई, पेमेंट प्लेज बाय सेलर और बायर इन ए सेलर in whose possession the goods have been left after sale, or buyer who with the consent of the seller obtain possession of the goods before sale can make a valid pledge provided the pawnee act in good faith। क्या कह रहा है? एग्जाम्पल देखो, फिर रिपीट करता हूं। ए ने एक साइकिल खरीदी किससे, लेकिन साइकिल को सेलर पे ही छोड़ दिया, वो उसी के पास रख दिया, खरीद ली बट वहीं छोड़ दिया। बी देन प्लेज द साइकिल विद who does not know of sale to A and acted in good faith, this is a, क्या कह रहा है? कोई बताएगा? इस पूरे पॉइंट को पढ़ो। इस सेलर ने प्लेज किया, जिसकी पोजीशन में गुड्स है, लेफ्ट मतलब छोड़कर गया है बेचने के बाद। कौन छोड़ के गया होगा? who with the consent of the seller obtain possession of the goods। और बायर ने गुड्स की पोजीशन किससे लेनी है? सेलर से। बिफोर सेल कैन मेक अ वैलिड प्लेज प्रोवाइडेड द पॉनी एक्ट इन गुड फेथ एंड ही हैज नो नॉलेज ऑफ द डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ओनर। के टाइटल में यहां पर क्या है? पॉनी को यह बात पता, तो पॉनी की यहां पर कोई भी गलती, जैसे कि इस एग्जांपल में हुआ, ए ने खरीदी एक साइकिल किससे, बट लीव द साइकिल विद द, साइकिल को सेलर पे छोड़ दिया। सेलर कौन है? बी देन प्लेस द साइकिल विद, सेलर ने किसको दे दिया? who does not know of sale to A, उसको नहीं पता ये साइकिल किस पे बेच चुके हैं, तो यहां पर सी की कोई भी गलती। हाँ, अब ए का अधिकार है, ये मैं आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ाऊंगा। भाई जब मैं बायर हो चुका हूं, ए बायर हो चुका है, तो बी कैसे सेल गिरवी रख सकता है? और रख भी दिया तो फिर ए अब बी के खिलाफ एक्शन ले लेगा। सी की यहां पर कोई भी गलती नहीं है, प्लेज वैलिड है। सही है। तो अगली क्लास में मिलेंगे एजेंसी के साथ।